को पता होते हैं, लेकिन उनको अप्लाई कैसे करना है उसी में प्रॉब्लम होती है। तो पहली चीज तो ये है कि फॉर्मूले याद होने चाहिए। अच्छा, तो आपने पूरा सब नोट किया है ना? हाँ, अभी रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए, नंबर वन चीज, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या देखा था हमने? फोर्स अपॉन एरिया। वेरी गुड। दूसरी चीज होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी हमने क्या देखा था? सेम, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन जब आपसे कोई पूछे कि बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप बोलेंगे ये है एक्सटर्नल फोर्स और ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज हमने क्या देखी थी? एक रिलेशनशिप देखा था, हमें हुक्स भाई साहब ने बताया था। हुक्स भाई साहब ने बताया था, हुक्स लॉ, कि स्ट्रेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्ट्रेन के। लेकिन इससे पहले हम लोग स्ट्रेन को भी डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन, हाँ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो उन्होंने बोला कि स्ट्रेस जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के, यानी कि तुम स्ट्रेस को बढ़ाते चले जाओगे तो स्ट्रेन भी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, कोई बच्चा स्ट्रेस को कैसे बढ़ा सकता है? उसका फोर्स बढ़ा के। तो उसके कारण स्ट्रेन बढ़ती चली जाएगी, तो ओरिजिनल डायमेंशन तो चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होता है? चेंज इन डायमेंशन। कितना डायमेंशन चेंज हो रहा है? तो एक्चुअल डायमेंशन है नीचे और ऊपर है चेंज इन डायमेंशन, तो चेंज इन डायमेंशन भी बढ़ता चला जाएगा। सीधी सी बात है, और इसके ऊपर मैं जितना फोर्स लगाते चला जाऊंगा, फोर्स बढ़ेगा तो इसका डायमेंशन भी बढ़ता चला जाएगा। तो देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे चेंज इन डायमेंशन आते जाएगा। ये बात तुमको पता है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। यहां से एक और चीज आ जाती है, क्या? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। कौन सा? ये वाला, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, बीच में आ जाएगा क्या? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो कुछ चीजें और। अब हमने देखा था स्ट्रेस कितने टाइप की होती है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो, अगर फोर्स कैसा है? टेंसाइल फोर्स है। फोर्स अगर टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल फोर्स का मतलब होता है जिससे टेंशन आए बॉडी में, खिंच जाए बॉडी। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगी, स्ट्रेस, अच्छा मैं बार बार इतना लंबा चौड़ा स्ट्रेस ना लिख के स्ट्रेस को अगर इस सिंबल से रिप्रेजेंट करूं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इससे रिप्रेजेंट कर दिया करूंगा। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं हम इसको, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये वाली स्ट्रेस क्या कहलाएगी? नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगी। देखो, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। अगर आपने नॉर्मल फोर्स लिया है तो स्ट्रेस कौन सी आएगी? नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस को कई बार हम लोग क्या कह देते हैं? लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि अलोंग द लेंथ होती है ये, अलोंग द लेंथ। तो नॉर्मल बोलो चाहे लॉन्गिट्यूडनल बोलो, एक ही बात है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू सेम डिवाइडेड बाई सेम। तो नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल बोलना एक ही बात है। ठीक है। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि कई बार ना हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया, कंप्रेसिव फोर्स, सॉरी, हमने कैसा फोर्स लगाया? शियर फोर्स लगाया। शियर फोर्स, शियर फोर्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो कि सरफेस के पैरेलल लगता हो। तो ये हमारी बॉडी है, इसके पैरेलल हमने एक फोर्स लगाया है और ऊपर जिस सरफेस पे लगाया उसका एरिया ए है। तो यहाँ पे भी देखो, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन अगर आपने शियर फोर्स लिया तो आपको कौन सी स्ट्रेस मिलेगी? शियर स्ट्रेस मिलेगी। तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू शियर फोर्स पर यूनिट एरिया। उसके बाद अगर आप क्या करते हैं, इसके बाद और कौन सी स्ट्रेस देखी थी हमने? एक तो शियर स्ट्रेस थी और एक ये वाली स्ट्रेस थी। ये दो स्ट्रेस हमने डील की थी। उसके बाद स्ट्रेन में चले जाते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखा था हमने, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अब हम लोग चलते हैं स्ट्रेन के ऊपर। अब मैं बार बार ना पूरा ये स्ट्रेन ना लिख के इसको ऐसा एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करूंगा। ये क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल डायमेंशन। अब डायमेंशन तो बहुत सारा हो सकता है,
या तो ये लेंथ हो सकती है, या तो ये डायमीटर हो सकता है, या तो ये एरिया हो सकता है, या तो ये वॉल्यूम हो सकता है। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि अगर लेंथ चेंज हो रही है, अगर लेंथ चेंज हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेंथ, अलोंग द लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो देखो सिर्फ स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, तो क्या बोलूंगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज, तो मैं क्या बोलूंगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इस तरीके के इजी इजी फॉर्मूले, स्ट्रेस, स्ट्रेन, तो ये सारे फॉर्मूले बेसिक क्या है, हमको उसका फॉर्मूला याद रखना है। स्ट्रेस का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन का क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। बाकी फिर जो भी स्ट्रेस या स्ट्रेन पूछेगा हम लोग निकाल लिया करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, नेक्स्ट चीज, हाँ, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखो ई जो था वो क्या होता था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। भाई अब आप फोर्स बहुत अलग अलग टाइप से लगा सकते हो, तो स्ट्रेन भी अलग अलग टाइप से आएगी। अगर आपने इसके ऊपर ऐसा अलोंग द लेंथ फोर्स लगाया है तो इसकी स्ट्रेन भी कैसी होगी, अलोंग दिस लेंथ। अगर आपने इसके ऊपर ऐसा शियर फोर्स लगाया है तो इसका जो स्ट्रेन आएगा, जो इसका चेंज होगा डायमेंशन में, वो भी कैसा होगा, अलग टाइप का होगा। तो उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग टाइप की स्ट्रेस लगाते हैं, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अलग अलग टाइप का आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर आप चीजों को अगर ऐसे खींच रहे हैं, ये देखिए अलोंग द लेंथ, तो यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना, उसको हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, ये कैसी वाली स्ट्रेस दिख रही है, फोर्स कैसा है, हाँ टेंसाइल है, या इसको नॉर्मल भी कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी कह सकते हैं। टेंसाइल बोलो, चाहे नॉर्मल बोलो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल बोलो, एक ही बात है। पर सबसे ज्यादा फेमस नाम क्या है इसका, नॉर्मल। सबसे ज्यादा फेमस, बाकी सब सही है। तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेंथ, लेंथ की बात आ गई, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये हो जाता है हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद हमने देखा था कि अगर आपका किसमें चेंज हो रहा हो, वॉल्यूम में चेंज हो रहा हो, अगर आपका वॉल्यूम में चेंज हो रहा हो तो यहाँ पे कौन सा हो जाता है, के, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये कब आता है, जब आपका वॉल्यूम में चेंज हो रहा हो। ये देखो वॉल्यूम में चेंज कैसे हो सकता है, ये पहले हमारा पुराना वाला बलून था, इसके ऊपर चारों डायरेक्शन में देखो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, प्रेशर। और प्रेशर और स्ट्रेस का फॉर्मूला तो सेम होता है, हम जानते हैं, जो प्रेशर है वही स्ट्रेस है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वही क्या कर रहा है, इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वही क्या क्रिएट कर रहा है, स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ, बल्क मॉड्यूलस ऑफ प्लास्टिसिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेशर बोल देते हैं, या नॉर्मल स्ट्रेस बोल देते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस, इसका भी नॉर्मल नाम ज्यादा फेमस है, तो हम यहाँ पे भी इसको नॉर्मल लिख लेते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और कई बार नॉर्मल स्ट्रेस की जगह पे क्या लिखा रहता है, प्रेशर। तो आप लोग देखो चारों तरफ से लग रहा है, मतलब प्रेशर ही तो डाल रहा है इसके ऊपर। तो नॉर्मल स्ट्रेस की जगह पे क्या लिखा रहता है, प्रेशर भी लिखा रहता है। और तीसरा हमने देखा था क्या, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जिसे हम जी से डिनोट करते हैं या ईटा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस क्या होता है, वही फोर्स यूनिट, फोर्स पर यूनिट एरिया। और शियर स्ट्रेन क्या था हमारा, एक्स अपॉन एल था। याद आ रहा है कि अगर ये एक बॉडी है, अगर ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो गई, अगर मैंने इसके ऊपर शियर स्ट्रेस लगाई या शियर फोर्स लगाया और ये ऐसी डिफॉर्म हो गई, ऐसी,
तो देखो ऊपर इसमें कितना चेंज आया है, इसको हम क्या कहेंगे x, और इसकी ये लेंथ कितनी थी l, तो ये वाला एंगल निकालना होता है हमें। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन l, और यही क्या कहलाता है वॉल्यूम सॉरी शियर स्ट्रेन कहलाता है। तो ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने एक बार रिवाइज कर लिए। चलो अब इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन बनाने के बाद फॉर्मूलों की और क्लियरिटी बढ़ जाती है। तो मैं क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देखेंगे, उसके बाद आप लोग को कुछ समय दूंगा मैं, आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे, आप लोग उसको बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा बोर्ड पे। तो ईमानदारी से पूरी कोशिश करना है बनाने की, फॉर्मूले लिखना है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे अभी, फिर मैं जो फॉर्मूले लिखाऊंगा उनको अंडरलाइन करते चलना है, उन फॉर्मूलों को तुरंत याद करते हुए चलना है। तो देखो ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, तो सबसे बनेगा। क्वेश्चन है a wire increases by 10 to the power minus 3 of its length when a stress of 1 into 10 to the power 8 Newton per meter square is applied to it. What is the Young's modulus of the material of wire? चलो कोशिश करो, फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। और आप लोग ना अपनी कॉपी में 2-3 लाइन छोड़ दिया करना, घर जाके क्वेश्चन को लिख लेना। बाद में क्या होता है, सॉल्यूशंस तो होते हैं बट क्वेश्चन नहीं पता होता है प्रैक्टिस करने के लिए। पेज पलट के जाओ जहां पे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखा था हमने। अभी यहां पे भी देखो हमने लिखा था फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मैं वो फॉर्मूला यहां लिख देता हूं। ये फॉर्मूला हमें साथ में याद करते चलना है। आज का आउटपुट यही है, आपको सारे फॉर्मूले भी याद होंगे और उनका एप्लीकेशन भी पता होगा। क्वेश्चन में ना डायरेक्ट ऐसा लिखा नहीं होगा कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, आपको वहां से पता करना है कि कौन सी चीज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। अच्छा चलो, हमें y की वैल्यू पता करना है, तो हमें नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पता होना चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है कि व्हेन स्ट्रेस, तो 1 into 10 to the power 8, ये तो आपको दिया हुआ है, और यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल। क्या यहाँ पे एक्चुअल लेंथ दी है, क्या यहाँ पे डेल्टा एल दिया है? अच्छा एक बात बताओ, अगर वो डेल्टा एल है उसके साथ में यूनिट क्यों नहीं लिखी है? अगर उसकी लेंथ बढ़ी है तो उसमें लिखना चाहिए ना 10 to the power minus 3 मीटर बढ़ी है या सेंटीमीटर बढ़ी है, कुछ तो यूनिट होनी चाहिए कि नहीं। अगर मैं बोलूंगा कि इसकी सैलरी जो है वो बाय 2 बढ़ गई है, तो आप बोलोगे क्या बाय 2 लाख बढ़ी है, बाय 2000 बढ़ी है, बाय 2 रुपीज बढ़ी है? हाँ, तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। तो जिन बच्चों को पता है कि सर स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, तो उसमें देखो कोई यूनिट भी नहीं दिया है, मतलब वो किसकी वैल्यू दिया है उसने, स्ट्रेन की। तो हम लोग सीधे स्ट्रेन की जगह पे क्या लिख लेंगे, 10 to the power minus 3। तो हम लोग वहां से समझे कि अच्छा इंक्रीज बाय 10 to the power minus 3 ऑफ इट्स लेंथ। एक्चुअली इसका मतलब ये है, इसका जो एक्चुअल मतलब है वो आपको बता रहा हूं कि 10 to the power minus 3 बढ़ जाती है जब ये एक्चुअल लेंथ 1 होती है। अगर ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होगा, अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर होगा, अगर ये किलोमीटर है तो ये भी किलोमीटर होगा। तो अगर यूनिट नहीं लिखी है तो यूनिट किसकी नहीं होती है, सिर्फ स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती है। तो डायरेक्ट वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों का, 1 into 10 to the power 11। यूनिट क्या हो जाएगी, यंग्स मॉडुलस की यूनिट न्यूटन पर, इसकी तो यूनिट है नहीं, तो जो स्ट्रेस की यूनिट है वही यंग्स मॉडुलस की यूनिट है।
तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, तो ये हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमको फोर्स निकालना है। What force is required to stretch a steel wire 1 सेंटीमीटर स्क्वायर? ये क्या दिया हुआ है, इसकी लेंथ है, ये क्या है, ये ओरिजिनल एरिया है। कैसे पता चला हमें? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में देखो ऐसे ही आपको बताएगा नहीं कि ये एरिया इतना है, उसने क्या बोला, स्ट्रेच अ वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि यूनिट कभी भी लेंथ की स्क्वायर में तो हो नहीं सकती। तो ये क्या दिया हुआ है हमको, एक्चुअल एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। टू डबल इट्स लेंथ, कोशिश करो। चलो क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है, अब हम देखते हैं। देखो पहचानना है आपको, क्वेश्चन में सारे हिंट देता है ये, क्योंकि यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड दे दिया तो कोई मतलब नहीं रहेगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अब हमको निकालना है किसकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू निकालना है। फोर्स कहां से आएगा, स्ट्रेस में लिखा होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हम इसने स्ट्रेस निकाल ली तो एरिया तो दिया हुआ है, हम लोग फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। और देखो यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। अगर यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है तो हमको एक चीज पता है ना, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, एक्चुअली नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी पिछले ही पेज में हमने ये फॉर्मूला लिखा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी जस्ट पिछले पेज में लिखा था यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो देखो नॉर्मल स्ट्रेस अगर हमने ये निकाल लिया तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हमें यंग्स मॉडुलस तो दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे निकाले? टू इंटू एल, उसी में पूरा सब कुछ लिखा हुआ है, यहीं से ना आप उसकी पूरी स्ट्रेन निकाल सकते हैं। इस नहीं नहीं नहीं, इसकी लेंथ डबल हो गई, ऊपर क्या होता है, चेंज इन लेंथ। आपकी लेंथ डबल हो गई, पहले आप 3 फीट के थे, अभी 6 फीट के हो गए, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, 3 फीट हुआ ना। अगर लेंथ डबल हो गई तो चेंज कितना हुआ, लेंथ के बराबर चेंज हुआ। पहले इसकी लेंथ थी एल, अब इसकी लेंथ पता है कितनी हो गई, जस्ट डबल हो गई, ये जस्ट डबल, ये देखो जस्ट डबल। तो चेंज इन लेंथ कितना है, एल, और एक्चुअल लेंथ क्या थी, एल। तो स्ट्रेन कितना आ गया, एल अपॉन एल 1। तो उस एक लाइन से देखो सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो हम लोग लिख लेंगे, इसका मतलब ये है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना हो जाएगा, एल लेंथ थी और एल ही चेंज हो गई, तो ये आ गया 1। तो देखो नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू स्ट्रेन कितनी है 1। तो यहां से स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 इंटू 10 टू द पावर 11। और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट आ गया है आपका इतना। तो फोर्स अपॉन एरिया, कितना लिखूं एरिया की जगह पे, क्या यहां से हमारा फोर्स आ जाएगा, नहीं आएगा, सही। क्योंकि देखो इसकी यूनिट किसमें है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, और इसकी यूनिट मैंने किसमें लिखी है अभी, 1 यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर, 1/100। 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -2। लेकिन सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर यानी 10 टू द पावर -4। देखो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
और सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻² मीटर होते हैं। तो देखो ये 1 10⁻⁻4 और मीटर का स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। समझ में आया ना? स्क्वायर लगा हुआ है। अच्छा 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा होता तो क्या हो जाता? 1 इंटू सेंटीमीटर की पावर 3 यानी कि 10⁻⁻2 मीटर की पावर 3 यानी कि 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। समझ गए ना? स्क्वायर क्यूब में होगा तो कैसे करना है? उसको ब्रैकेट के अंदर रख लेना है और उसको रिप्लेस कर देना है किससे? मीटर से। दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने लिखा 10⁻⁻4। तो यहां से आप फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। जब ये यहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 10⁻7 बचेगा न्यूटन। ठीक है, यूनिट का बस ध्यान रखिएगा। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वायर्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल। अगर सेम मटेरियल के लिए है, सेम मटेरियल के हैं, तो जितने भी ये कांस्टेंट्स होते हैं ना, यंग्स मॉडुलस ये वो, उनके लिए सेम होगा क्योंकि ये सब मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो दो वायर है, दोनों का मटेरियल सेम है, तो दोनों का यंग्स मॉडुलस वगैरह सब सेम होगा। ओके। आर सब्जेक्टेड टू फोर्सेस इन द रेशियो ऑफ 1:4। दो वायर में 1:4 के रेशियो में लग रहा है। ठीक है। देयर लेंथ्स आर इन द रेशियो ऑफ 8:1 एंड डायमीटर इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो देखो मैं दो वायर बनाता हूं, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। एक वायर का नाम है ए और एक का नाम है बी। तो इनमें जो फोर्स लग रहा है ना वो 1:4। अभी हमने वायर बनाया नहीं तो अभी फोर्स नहीं दिखा रहा हूं मैं। क्या बोल रहा है? इनकी लेंथ का रेशियो कितना है? 8:1। तो देखो अगर इसकी लेंथ 8 है तो इसकी लेंथ कितनी है? 1। उसके बाद क्या बोल रहा है? इनके डायामीटर का रेशियो 2:1 है। तो इसका डायामीटर अगर 2 है, ये देखो ये 2 है, तो इसका डायमीटर कितना है? सिर्फ 1। दिख रहे हैं दोनों? लेंथ का रेशियो 8:1, डायमीटर का रेशियो देखो 2:1। और फोर्स का रेशियो क्या था? 1:4। यानी कि अगर इसमें फोर्स लगा हुआ है कितना? F, तो इसमें कितना फोर्स लगा हुआ है? 4F। वेरी गुड, है ना? अगर इसकी लेंथ है L तो इसकी लेंथ है कितनी? 8L। अगर इसका जो डायमीटर है वो है D तो इसका डायमीटर कितना है? 2D। अब आप लोगों को ये बताना है क्या? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सटेंशंस। कितना उनमें एक्सटेंशन हुआ, मतलब उनकी चेंज इन लेंथ कितनी हुई, ये आपको बताना है। चेंज इन लेंथ। तो हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और क्वेश्चन में क्या निकालना है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या है? चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला यहां से क्या हो जाएगा? यहां से देखो, चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू एफ बाई ए, तो एज इट इज रहेगा। ये ऊपर वाला बाई नीचे पहुंच जाएगा और ये नीचे वाला एल ऊपर पहुंच जाएगा। आपको रेशियो निकालना है तो वाई से भाई कट जाएगा क्योंकि रेशियो निकालना है। तो देखो जो आपका वायर नंबर ए है, वायर ए, उसके लिए देखो चेंज इन लेंथ, उसमें जो फोर्स है उसकी जो लेंथ है उसका जो एरिया है। वाई के लिए मैंने ए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है, तो दोनों के लिए वाई की वैल्यू सेम होगी। और जो दूसरा वाला है ना, उसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? फोर्स ऑन बी, लेंथ ऑन बी अपॉन एरिया ऑफ बी इंटू वाई। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सटेंशंस। तो ए और बी के एक्सटेंशन का रेशियो मतलब दिस अपॉन दिस। अब आपको पता है
फोर्स ऑन ए कितना है, एफ, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, एफ। लेंथ इसकी कितनी है, 8L। उसके बाद एरिया इसका कितना है, π/4 इंटू 2D का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। आप लोग एक बार कोशिश करो खुद से आंसर तक पहुंचने की, फिर मैं आपको बताऊंगा, मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। आपको रेशियो बताना, फिजिक्स के साथ ऐसे ही है कि आपको क्वेश्चन को पहले फॉर्मुलेट करना पड़ता है। जैसे मैथ्स के साथ अच्छा है, उसमें डायरेक्ट दे देता है इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो। यहाँ पे वही आपको प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना है, तो अगर आप ऐसा डायग्राम बना लोगे ना तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहाँ π/4, अच्छा यहाँ पे एरिया जो है इनका, एरिया का रेशियो नहीं दिया है ना, रेशियो किसका दिया है, डायमीटर का। तो एरिया की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, वायर जो है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के होते हैं ना, तो एरिया कितना होगा, π/4 D का स्क्वायर। इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 2D, और इसका कितना है, सिर्फ D। तो D से D भी फाइनली कट जाएगा आपका। हाँ चलो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखो मुझे ना बस आप वैल्यू बताते जाना, मैं कुछ गड़बड़ ना लिख दूं। डेल्टा LA अपॉन डेल्टा LB ये मैं करने वाला हूं। तो फोर्स ऑन ए, लेंथ ऑफ ए, अपॉन एरिया ऑफ ए, एरिया कितना होता है, π/4 D ऑफ ए का स्क्वायर इंटू वाई, डिवाइडेड बाई फोर्स ऑन बी मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ बी, डिवाइडेड बाई इसका एरिया, एरिया कितना होता है, π/4 डायामीटर ऑफ वायर बी का स्क्वायर इंटू यंग्स मॉड्यूलस। अब इसमें देखो मैक्सिमम चीजें कट जाएंगी। क्या क्या कटने वाला है, π/4 से π/4 कट जाएगा, यंग्स मॉडुलस से यंग्स मॉडुलस कट जाएगा। नहीं, सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला है या तो πr² या क्या है, π/4 इंटू डी का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, आप रेडियस को क्या लिख सकते हो, डायमीटर का हाफ लिख सकते हो। तो पाई इंटू डायमीटर का हाफ इसका स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये बाहर निकलेगा तो π/4 इंटू डी का स्क्वायर। रेडियस के साथ πr² है, डायमीटर के साथ π/4 डी स्क्वायर। तो यहां से देखो सिर्फ डी स्क्वायर के टर्म्स में ये बचा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो फोर्स ऑन ए, इसने पहली क्वेश्चन में बता दिया था कि फोर्स का रेशियो क्या है, 1:4। तो इसके ऊपर फोर्स कितना ले लिया था हमने, एफ ले लिया था, तो इसके ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा, 4 है। रेशियो आ गया ना, देखो 1:4। ठीक है, आप लोग देखो सारी चीजें क्लियर है, फोर्स का रेशियो क्या है, 1:4, 1:4। लेंथ का रेशियो क्या है, 8:1। डायमीटर का रेशियो क्या है, 2:1। दिख रहा है ना सब चीज क्लियर।
चलो अब यहाँ पे मैं वैल्यू लिखते जाता हूँ। फोर्स ऑन ए वो था F इनटू उसकी जो लेंथ थी वो थी 8L अपॉन इसका जो डायमीटर था वो कितना था 2D, तो 2D का स्क्वायर इनटू कुछ नहीं है अपॉन इसका जो फोर्स था वो था 4F इनटू उसकी जो लेंथ थी वो थी L अपॉन इसका जो डायमीटर था वो कितना था, सिर्फ D था, क्योंकि डायमीटर का रेशियो 2:1 था। हाँ, तो देखो इस F से ये वाला F कैंसल, इस L से ये वाला L कैंसल, इस D से ये वाला D कैंसल, और फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचने वाला है क्या 8/4, 8/4 और डिवाइडेड बाई 4, ये वाला 4 बचा है ना अभी, तो 8/4 कितना हो जाएगा 2, तो 2/4, 2/4 क्या हो जाएगा 1/, तो दोनों की लेंथ का रेशियो कितना होने वाला, आ गया था, चलो वेरी गुड, दोनों के एक्सटेंशन का रेशियो है 1/2। अच्छे तो आ गया था ये खुद से, पर क्वेश्चन समझ गए ना। इस क्वेश्चन को घर जाके एक बार और ट्राई करना है, इसलिए मैं इसमें स्टार बना रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत 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 बार पूछता है, बहुत बार, कि दोनों का रेशियो, सबसे पहली चीज यंग्स मॉडुलस दोनों के लिए सेम होगा अगर सेम मटेरियल के वायर है। उसके बाद देखना ये डायग्राम बनाने के बाद ना 1:4, 8:1, 2:1 जो भी है लिखते चले जाना, ठीक है आयुष, समझ में आया। चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी बताओ तो जरा। दो वायर्स है, उनके लेंथ का जो रेशियो है वो है 4:1, डायमीटर जो है उसका रेशियो है 1:16, नहीं 1:16 नहीं, 1:2, और जो उनके फोर्स का रेशियो है वो है 3:1। तो बताओ उनके एक्सटेंशंस का क्या रेशियो होगा। अगर दोनों की लेंथ का रेशियो 4:1 है, डायमीटर का रेशियो 1:2 है, और फोर्स का रेशियो 3:1 है, तो पहले दो वायर बनाओ, लेंथ का रेशियो कितना है 4:1, तो एक को बड़ा बनाना और एक को छोटा, एक की लेंथ को क्या लेना L और दूसरे की लेंथ को क्या ले लोगे 4L, तो रेशियो कितना आ गया 4:1। वेरी गुड, पहला चीज सही। अब डायमीटर का रेशियो 1:2 है, तो जो छोटा वाला वायर ना उसका डायमीटर ज्यादा है और उसका डायमीटर कम है, और दोनों के नीचे फिर फोर्स बना देना, जिसके ऊपर 1 लिखा है ना उसके ऊपर F लिख दो, जिसके ऊपर 3 लिखा है उस पर 3F लिख दो, वेरी इजी। तो देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं, ये है A और ये है B। पहले बोला इसने लेंथ का रेशियो 4:1, ये देखो 4 और ये है 1, ये है 1। उसके बाद बोला डायमीटर का रेशियो 1:2, इसका देखो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 4L और इसकी लेंथ है कितनी L, डायमीटर का रेशियो है 1:2, तो इसका डायमीटर अगर D है तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 2D। क्वेश्चन में जैसा दिया था मैंने वैसा किया। फिर बोला लेंथ का रेशियो 3:1 है, तो जिसमें 1 लिखा है ना उसमें F लगा दो, और जिसमें 3 लिखा है उसमें 3F लगा दो। इसके आगे का प्रोसीजर क्या है, वही डेल्टा L अपॉन L, सेम मटेरियल के लिए है तो y बाय, मैंने मन से क्वेश्चन बनाया तो कुछ भी आ सकता है। 48:1 आ रहा है, हाँ चलो मैं भी सॉल्व करके देख लेता हूँ कितना आ रहा है। डेल्टा L ये कितना हो जाएगा 3/4L अपॉन D का स्क्वायर इंटू Y अपॉन, इसके लिए अब लिखूंगा, इसके लिए फोर्स कितना है F, ये 3F था तो इसके लिए फोर्स कितना होगा F, इसकी लेंथ भी कितनी है L, और ये कितना है इसके लिए 2D का स्क्वायर। तो अब क्या क्या चीज कट रही है वो काट लेता हूं मैं, F से ये F कट गया, L से ये L कट गया,
और ये y से यहाँ का ये y कट गया, तो फाइनली हमारे पास हाँ d से ये d कट गया, तो ऊपर में क्या बचा 3 × 4 अपॉन ये हो गया 1, और इसके नीचे में क्या बच गया 1/4, तो ये 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, और ये नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा तो 4, 12 4 48, तो 48:1। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कितने इजी है। अगला क्वेश्चन है अ वायर इलोंगेट्स बाय 9 mm। देखो इस बार यूनिट दे रखा है, यानी कि क्या दे रखा है इसने, हाँ चेंज इन लेंथ दे रखा है। अगर यूनिट नहीं लिखी होती तो वो स्ट्रेन बन जाता। ठीक है, तो डेल्टा एल दिया हुआ है। व्हेन अ लोड ऑफ 10 kg सस्पेंडेड फ्रॉम इट, तो एक वायर है जिससे आपने ना 10 kg का वेट लटका दिया है, उसकी लेंथ 9 mm बढ़ जाती है। व्हाट इज द इलोंगेशन व्हेन इट्स रेडियस इज डबल्ड। अगर इसकी रेडियस को आपने डबल कर दिया तो बताओ कि इसके इलोंगेशन में क्या फर्क पड़ेगा, कितना हो जाएगा इसका इलोंगेशन। इफ ऑल अदर क्वांटिटीज आर सेम एज बिफोर, मतलब लेंथ वेंथ सब कुछ सेम है, बस रेडियस को उसने डबल कर दिया। जैसे पिछला क्वेश्चन बना है ना, उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है। कोशिश करोगे बन जाएगा, सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। अ वायर elongates by 9 mm when a load of 10 kg is suspended from it. What is the elongation when its radius is doubled if all other quantities are same as before? वही तो फोर्स दिया हुआ है आपको, जो वेट लटकाया है वही तो फोर्स की तरह एक्ट करेगा ना, लेकिन वो किलोग्राम में है उस, और हम तो न्यूटन में लिया करते हैं। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी है वो, जी जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन आप देखोगे लास्ट में हाँ वो कट जाएगा जी जो है। गुड, तो जी से मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो चलेगा। आंसर कितना है ये बताओ, कैसे करेंगे वो तो आप बता रहे हो। इसमें भी क्या करो, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता। अगर पहले ये बोल रहा है कि ये कुछ इस तरीके का था, इसकी पहले लेंथ थी एल, और इसका पहले जो रेडियस था वो कितना था आर था। हमने इसमें कितना वेट लगाए थे 10 kg। देखो जो क्वेश्चन में लिखा है वही मैंने डायग्राम बना दिया।
तो इसमें चेंज इन लेंथ कितना था, 9 mm का चेंज था। अब मैंने क्या किया, सेम यही वायर है जिसकी लेंथ वही की वही है L, लेकिन अब रेडियस 2r हो गई और फोर्स कितना लगा है, सेम। उसने बोला ना बाकी अदर पैरामीटर सेम है, 10 kg। तो बताओ अब डेल्टा एल कितना होगा। तो जब भी आपको पहले का डेटा दे और बाद का डेटा देना, आपको हमेशा क्या करना है, रेशियो लेना है ना, रेशियो लेना है। तो डेल्टा एल बाई डेल्टा एल फिर से करो, दोनों के लिए डेल्टा एल बाई डेल्टा एल। चलो मैंने इसको ना नाम दे दिया ए और इसको मैंने नाम दे दिया बी। तो डेल्टा एल फॉर ए टू द डेल्टा एल फॉर बी। ऊपर में क्या आता है, फोर्स इंटू लेंथ, तो 10 इंटू लेंथ अपॉन एरिया। इस बार देखो रेडियस दिया है तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर करने से मतलब नहीं है, पाई आर स्क्वायर कर देता हूं मैं। तो पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय नीचे वाले में देखो लेंथ भी सेम है, फोर्स भी सेम है, अपॉन बस क्या चेंज हो गया है यहाँ पे, रेडियस डबल हो गई है। यही हुआ है ना। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है ये वाले की कितनी, 9 mm, 9। तो इसको हम लोग पुट कर देंगे तो आपको डेल्टा एल फॉर बी पता चल जाएगा। तो देखो ये आपको दिया हुआ है कितना, 9, और डेल्टा एल फॉर बी आपको निकालना है। अब इसमें देखो कट क्या क्या हो रहा है, इसमें 10L कट हो गया, y से y कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया, और आर स्क्वायर जो है आर से कट हो गया। तो क्या बचा ऊपर में 1/1 डिवाइडेड बाई 1/4। हाँ, अब बताओ आंसर कितना आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 4 ऊपर चढ़ जाएगा तो ये बन जाएगा 4। हाँ, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल बी, इसको ऊपर ले गया 4 को नीचे लेके आया तो ये बन जाएगा 9/4। और 9/4 को सॉल्व कर लेना, कितना आएगा, 2 पॉइंट। समझ में आया कि नहीं कैसे सॉल्व किया हमने। पुरानी कंडीशन क्यों दी है, आपको उसका यूज करना है। इसमें देखो यंग्स मॉडुलस वगैरह कुछ नहीं दिया है, मतलब ना कहीं से कट होगा। कट करने के लिए क्या करना पड़ता है, रेशियो निकालना पड़ता है, ये चीज याद रहे। चलो हो गया, समझ में आया ना कैसे करेंगे। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस का क्वेश्चन है। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो कि मटेरियल बियर कर सकता है उसके ऊपर ये टूट जाएगा। ठीक है, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ एल्यूमिनियम इज 7.5 इंटू 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर दैट कैन हैंग वर्टिकली विदाउट ब्रेकिंग। ये वाला क्वेश्चन जो है ना स्पेशल क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो होता क्या है कि ये आपने क्या किया हुआ है, एक वायर को ऐसे लटकाया हुआ है। अब एक बात बताओ, वायर जो है मेटल का बना हुआ है, इसका खुद का कोई वजन होता है कि नहीं होता है, होता है इसका खुद का वजन। आपने क्या किया, एक बहुत लंबा वायर ले लिया, बहुत 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 लंबा वायर, उसका खुद का इतना वजन हो जाएगा, इतना ज्यादा वजन हो जाएगा कि वो पता है कहीं ना कहीं से जनरली सबसे ऊपर से ही क्या हो जाता है, टूट जाता है। सर सबसे ऊपर से ही क्यों टूटता है। अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर ऊपर से ये कोई लटके हुए हैं, ये ऐसा इसका पैर है, ये इसको पकड़ के लटका हुआ है, ये इसके हाथ को पकड़ के लटका हुआ है, ये इसके पैर को पकड़ के लटका हुआ है। एक बात बताओ, जैसे जैसे आप नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हो मास बढ़ते जा रहा है कि नहीं। और एक बात बताओ, कौन सबसे ज्यादा वेट को बियर कर रहा है, फर्स्ट वाला। तो टूटेगा भी कहां से, किसका हाथ पहले छूटेगा, फर्स्ट वाले का ना। ये तो सबसे मजे में है, इसने किसी का वजन बियर नहीं किया है, ये थोड़े ज्यादा प्रॉब्लम में है। इसने एक जने का वजन बियर किया है, ये उससे भी ज्यादा। तो मैंने क्या किया, जो मूवी थी ना जिसमें संजय दत्त ऐसे लटका हुआ था, स्कूल बस गिर जाती है, तो संजय दत्त यहाँ पे लटके हुए हैं, ये संजय दत्त भाई साहब है। एक बच्चे का वजन उन्होंने संभाल लिया, 2 का संभाल लिया, 3 का संभाल लिया, 4 5 6, अगर मैं ऐसे पढ़ाते क्या बच्चे, कोई तो ऐसे नंबर ऑफ बच्चे होंगे, हो सकता है कि 40 बच्चे के बाद उनका हाथ छूट जाए।
क्यों छूट जाए? क्योंकि देखो नीचे वजन बढ़ता चला जा रहा है। तो वैसे ही क्या होता है, जैसे जैसे आप इसकी लेंथ बढ़ाते चले जाओगे, इसका खुद का वजन बढ़ता चला जाएगा, और खुद का वेट जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, तो ये ऊपर वाले हिस्से में देखो लोड पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, भाई फोर्स बढ़ गया ना, तो वो क्या है, वहां से टूट जाता है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि बताओ भाई मैक्सिमम कितना बियर कर सकता है, मतलब कितनी लेंथ आप इसकी रख सकते हो। तो सारे बच्चे जानते हैं जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे इसका मास बढ़ता चला जाएगा। मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां से देखो मास इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एक वायर है। वॉल्यूम कैसे निकाल सकता हूं मैं, इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय इसकी लेंथ। जो वायर होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, सिलिंड्रिकल शेप, और सिलेंडर का वायर एरिया हम कैसे निकालते हैं, सॉरी वॉल्यूम, हाँ, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, उसका एरिया होता है, और एच क्या होता है, उसकी हाइट होती है। यहाँ पर एच नहीं बोलेंगे, एल बोलेंगे, क्योंकि इसमें लेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया और इंटू लेंथ। तो पूछ रहा है मैक्सिमम कितनी लेंथ को ये बियर कर सकता है, कितनी लेंथ को ये बियर कर सकता है। तो इतना तो समझ गया ना कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे इसके ऊपर फोर्स पड़ने वाला है। तो देखो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसके ऊपर आप मैक्सिमम कितनी स्ट्रेस दे सकते हो, इस वाले वायर के ऊपर इतनी स्ट्रेस दे सकते हो, क्योंकि ये कैसी स्ट्रेस है, ब्रेकिंग स्ट्रेस है, इसके ऊपर ये ब्रेक हो जाता है। तो मैक्सिमम कहां तक के दे सकते हो, यहीं तक के। तो हमने क्या किया भैया, इसके ऊपर स्ट्रेस कितनी आ सकती है, 7.5 इंटू 10⁻⁷ मैक्सिमम, इतनी स्ट्रेस, इससे ज्यादा नहीं। हम लोग ने लेंथ उसकी इतनी बढ़ा दी है कि इतनी स्ट्रेस उसके ऊपर आ गई है। तो देखो यहाँ पे फोर्स कैसे आएगा, एम इंटू जी, जो उसका मास है मल्टीप्लाइड बाय जी। फोर्स किसमें होता है, न्यूटन में होता है। तो जो भी होगा, मान लो इस टोटल का वजन कितना हो गया, मान लो 80 किलोग्राम हो गया, तो 80 इंटू जी, 80 जी का फोर्स लग रहा है। तो मास इंटू जी अपॉन एरिया। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू, अभी आ गया जी अपॉन एरिया, और स्ट्रेस तो आपको दे रखी है 7.5 इंटू 10⁻⁷। बल्ले बल्ले, लेंथ आ गया फॉर्मूले में, लेंथ ही तो निकालना था। एरिया से एरिया कट जाएगा, आपको डेंसिटी इसकी दे रखी है, जी की वैल्यू सबको पता होती है, तो यहां से हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आया, 1%? हाँ, 1 ही परसेंट, ज्यादा नहीं, ज्यादा आ गया ना, हाँ। तो भैया हमने एक चीज तो हमें समझ में आया कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे मास बढ़ेगा, और जितना ज्यादा मास बढ़ेगा ना उतना ही इसके ऊपर ना फोर्स लगने लगेगा। संजय दत्त देखो, जैसे जैसे नीचे बच्चे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे उसके ऊपर ना बहुत ज्यादा उसको फोर्स बियर करना पड़ेगा, नीचे उसके बहुत ज्यादा वजन है। तो भैया मास ही है जो बढ़ बढ़ के इतना हो जाएगा कि इसमें बहुत सारी स्ट्रेस पैदा हो जाएगी। तो मास हम कैसे निकालें? तो क्वेश्चन में जब डेंसिटी देखी ना हमने, तो हमारी आंखें चमक गई कि मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। इसमें इसकी यूनिट लिखना भूल गया हूं मैं। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, हाँ, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी को देख के हमारे मन में ख्याल आया कि डेंसिटी का यूज करें, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे हमने रख दिया कि मास की जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तब भी बात बन नहीं रही थी, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया से एरिया कट हो गया, और लेंथ के टर्म्स में हमारा आंसर आ गया। तो देखो यहां से एल कितना आ रहा है, तो क्वेश्चन को ऐसे फॉर्मुलेट करना पड़ता है।
हो गया? कितना है आंसर? हाँ, इसका आंसर बहुत लंबा चौड़ा आया था। वायर की लेंथ बहुत ज्यादा होगी तभी वो टूटेगा अपने वजन से। इतना ही करीब आंसर था, मुझे याद है। एरिया से एरिया कट हो गया, डेंसिटी वगैरह सब दी है। तो एल इज इक्वल टू कितना है कश्यपी? गुड, मीटर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेस ऑफ 1 किलोग्राम पर mm स्क्वायर is applied to a wire of which Young's modulus is this much. Find the percentage increase in length. Percentage in increase in length. ये सारे क्वेश्चन तो अब ना बन जाने चाहिए। इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करोगे आप लोग खुद से घर में? तुम लोग आगे चले। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको स्ट्रेस दे रखी है 1 किलोग्राम पर mm स्क्वायर, जबकि यूनिट क्या होती है स्ट्रेस की? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? किलोग्राम पर mm स्क्वायर। और यंग्स मॉडुलस किस में दे रखा है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो यूनिट्स मिसमैच हो रही है, आप लोगों को यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो स्ट्रेस की जो यूनिट है 1 किलोग्राम पर mm स्क्वायर। किलोग्राम आप लोग जानते हो ना, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? mg। यानी कि न्यूटन इज इक्वल्स टू क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसकी जगह पे जी, केजी इंटू जी। तो केजी क्या हो जाएगा? न्यूटन पर जी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? न्यूटन पर जी। और mm स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ का स्क्वायर। तो देखो जी की वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है। तो नीचे 10 आएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो नीचे 10 है और इधर 10⁻ कितना है? -6। तो 10 इंटू 10⁻⁻6, तो क्या बच जाएगा नीचे? 10⁻⁻5। 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? मैं फिर से बता देता हूं इसको। देखो लिखा हुआ है 1 किलोग्राम पर mm का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हमें पता है फोर्स इज इक्वल्स टू mg, हम पढ़ते थे। फोर्स होता है न्यूटन में, इज इक्वल्स टू ये होता है किलोग्राम में, मल्टीप्लाइड बाई जी। मैंने इसकी वैल्यू रखी है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? किलोग्राम की जगह पे n अपॉन जी। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8, लेकिन हम 10 ले लेंगे यहाँ पे। तो जहां भी किलोग्राम दिया है ना, उसकी जगह पे न्यूटन बाई 10 लिख सकते हो आप लोग। तो किलोग्राम की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? न्यूटन बाई 10, क्योंकि जी की वैल्यू कितनी होती है? 10, मल्टीप्लाइड बाई mm का स्क्वायर। 1000 mm का होता है 1 मीटर। तो 1 mm इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे 10⁻³ का स्क्वायर। 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10⁻5। 10⁻5 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो आपको स्ट्रेस दे रखी है, आपको यंग्स मॉडुलस दे रखा है, और आप ये जानते हैं ना, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। आपको स्ट्रेस पता है, आपको ये पता है, आप स्ट्रेन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? फाइंड द परसेंटेज इन इंक्रीजिंग लेंथ। वो कैसे निकालेंगे? अच्छा एक बात बताओ, एक्चुअल जो लेंथ थी ना, मान लो 100 सेंटीमीटर थी, और जो चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो बताओ परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना हुआ है? यहां से देख के बताओ ना, कितना परसेंट चेंज हुआ है लेंथ में?
10% चेंज हुआ है भाई। 100 थी वो 10 बढ़ गई, मतलब कितना हुआ है? 10% चेंज हुआ है। अच्छा, यहां पे अगर मैं बोलूं स्ट्रेन की वैल्यू, स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होगी? 10/100, यानी कि कितना आ गया? 0.1। जो भी आता है ना उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, वही क्या बन जाता है? परसेंटेज चेंज इन लेंथ। जो कुछ भी आए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां पे भी जो भी आपकी स्ट्रेन की वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, वो क्या बन जाएगा? परसेंटेज चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग घर जाके ट्राई करना। पूरा बता दिया है मैंने। मेन इसमें क्या था? वही यूनिट को चेंज करना। टू एग्जैक्टली सिमिलर वायर्स ऑफ स्टील एंड कॉपर। अब देखो मटेरियल चेंज है, लेकिन एग्जैक्टली सिमिलर बोल रहा है, मतलब डायमीटर भी सेम है और लेंथ भी सेम है। तो दो एग्जैक्टली सिमिलर वायर्स ऑफ स्टील एंड कॉपर आर स्ट्रेस्ड बाय इक्वल फोर्स। लेंथ सेम, डायमीटर सेम, और उनके ऊपर फोर्स भी सेम लगा हुआ है। इफ द टोटल इलोंगेशन इज 1 सेंटीमीटर, फाइंड बाय हाउ मच ईच वायर इज इलोंगेटेड। गिवन y for steel is 20 into 10 to the power 11 dyne per centimeter square, and y for copper is 12 into 10 to the power 11 dyne per centimeter square. अब यहाँ पे डाइन आ गई है यूनिट, भाई न्यूटन में होनी चाहिए, किलोग्राम में फिर भी समझ में आता है, डाइन आ गई है। डाइन को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? न्यूटन के पीछे कितनी डाइन पड़ी थी? 5 डाइन पड़ी थी। ठीक है, कोशिश करो एक बार इसको खुद से सॉल्व करने की, फिर मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूं। क्या है, क्वेश्चन पढ़ के जब हाथ पैर मारते हैं ना, दोनों के लिए आपको डेल्टा एल डेल्टा एल निकालना है, और टोटल डेल्टा एल मतलब दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है? 1 सेंटीमीटर आ रहा है। हाँ, बस कोशिश करो, फाइंड हाउ मच ईच वायर इज इलोंगेटेड। नहीं, जरूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे दो वायर्स है, सबसे पहले तो ना हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 20 इंटू 10 टू द पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? y फॉर स्टील, y फॉर स्टील कितना है? 20 इंटू 10 टू द पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन की जगह पे मैं लिख देता हूँ 20 टू द पावर 5 न्यूटन, और सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 10 टू द पावर -2 का पावर 2। तो ये कितना बन जाएगा? 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर -4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ऊपर चढ़ जाएगा तो बन जाएगा 10 टू द पावर 9। तो y फॉर स्टील कितना हो जाएगा?
अरे सॉरी, मैंने रिलेशन थोड़ा गलत लिख दिया है ये। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन यार। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, उल्टा लिख दिया था मैंने। तो ये कितना हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये -5। जब ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -1। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−1। तो Y फॉर स्टील क्या हो जाएगा, 20 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 20 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैसे ये क्या बन जाएगा फिर, ये बन जाएगा 12 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो इसकी पावर एक कम हो गई ना, तो उसकी भी एक कम कर देंगे। तो दोनों के लिए हमको y की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, दोनों का y हमें पता है। दोनों का y हमें पता है और दोनों का चेंज इन लेंथ निकालना है हमको। दोनों में सेम फोर्स लगा के रखा हुआ है इसमें। तो देखो, अगर दोनों के डेल्टा एल का आप रेशियो ले लो, दोनों के डेल्टा एल का रेशियो ले लो, तो आपको वहां से एक इक्वेशन मिल जाएगी। अगर मैं ऐसा कर दूं, डेल्टा एल फॉर ए अपॉन डेल्टा एल, ए नहीं लिखते यहाँ पे, स्टील लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा एल फॉर स्टील टू द डेल्टा एल फॉर कॉपर। देखो, डेल्टा एल फॉर स्टील डिवाइडेड बाय डेल्टा सी, डेल्टा एल फॉर कॉपर, दोनों के लिए फोर्स लेंथ सेम है, दोनों का एरिया भी सेम है, लेकिन इसके लिए है वाई एस और इसके लिए क्या है, वाई सी। देखो सारी कंडीशन सेम है, बोला है उसने, बिल्कुल सेम है, और दोनों के ऊपर फोर्स भी सेम लगा हुआ है, तो एफ एल ए सब कुछ कट जाएगा। तो यहां से हमको एक रिलेशन मिलने वाला है, डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल सी इज इक्वल्स टू वाई सी अपॉन में वाई एस। इनकी जब वैल्यूज पुट करोगे ना, तो क्या मिलेगा आपको, 12/20। 12/20 यानी कि 6/10 यानी कि 3/5। या हम क्या लिख सकते हैं, समझ गए ना कि रेशियो मैंने कैसे निकाला। नहीं नहीं नहीं, स्टील नीचे रह जाएगा और ये कॉपर ऊपर चला जाएगा। हाँ, इनवर्स हो जाएगा। तो 3/5 ये रेशियो मिल गया हमको। तो इनके बीच में देखो क्या लिखा मैंने, वाई एस अपॉन, सॉरी, एल एस, डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल सी इज इक्वल्स टू 3/5। यहां से मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 3 ΔL C/5। और क्वेश्चन में आपको एक चीज दे रखी है कि दोनों का टोटल चेंज इन लेंथ कितना है, 0.01। या चाहो तो इसको 1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सेंटीमीटर में ही आएगा। तो इसको मैं मीटर में ना लेके सेंटीमीटर में ही ले लेता हूं। राशि ने बोला था कि इसको सेंटीमीटर में ही लेना है, तो ठीक है, सेंटीमीटर में ही लेंगे। तो देखो, अगर आपने इसको सेंटीमीटर में लिया है तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, और अगर आपने इसको मीटर में लिया तो आपका आंसर भी मीटर में आएगा। देखो, ये तो हमको क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों का, गिवन इन क्वेश्चन। एलएस की वैल्यू को मैं यहां से पुट कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा, 3/5 एल सी प्लस एल सी इज इक्वल्स टू 1। ये कितना हो जाएगा, 4/5 डेल्टा एल सी, 4/5 डेल्टा एल सी इज इक्वल्स टू 1। तो डेल्टा एल सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एल सी, एक मिनट, हम लोगों ने सही किया है ना यहाँ से, डेल्टा एल एस बाई डेल्टा एल सी इज इक्वल्स टू 3/5। यहां से ये 3/5, ये हो जाएगा 5, अरे 8/5 होगा ना ये, कफ सिरप का असर है, उसको जोड़ के मैंने 4/5
अगर ये भी कितना होता है, ये 1/5 होता तो ये 4/5 बन जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, आज कब सिर्फ दिया हुआ। तो ये कितना हो जाएगा, ये 8/5। तो LC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/8। तो डेल्टा LC इज इक्वल टू 5/8, यानी कि कितना हो जाएगा ये 0.6 समथिंग कुछ, इतना सेंटीमीटर आ गया ये। अगर इसकी वैल्यू 5/8 है तो यहाँ पे पुट कर दो 5/8, तो कट के क्या बच जाएगा, बस 3/8। तो यहां से डेल्टा LS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5 इंटू 5/8। तो आंसर आ जाएगा कितना, 3/8 सेंटीमीटर। क्या इसका सॉल्यूशन समझ में आया? आपको समझ में नहीं आया श्वेता? यहां पर से, अच्छा यहां तक के तो समझ में आ गया। मैंने दोनों की चेंज इन लेंथ का रेशियो ले लिया था। ये ना हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ द टोटल इलोंगेशन इज 1 सेंटीमीटर। टोटल इलोंगेशन, दो ही वायर है हमारे पास, दोनों का इलोंगेशन मिला के कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो मैंने लिख लिया डेल्टा L इन स्टील प्लस डेल्टा L इन कॉपर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब देखो ये वाला जो रिलेशन हमारा निकला था, इसमें से डेल्टा L इसको मैंने इधर ले गया, तो क्या बच जाएगा, डेल्टा LS इज इक्वल टू 3/5 डेल्टा LC। तो इसकी वैल्यू को मैंने उठा के यहां पे रख दिया, तो पूरी इक्वेशन किसमें बन गई, LC में। तो उसको सॉल्व करने पे देखो हमको LC की वैल्यू पता चल गई, और जैसे ही LC की वैल्यू पता चल गई, वापस से इस वैल्यू को यहां पे रख दो LC की जगह पे, तो आपको LS भी पता चल जाएगा। अब समझ में आया? अच्छा क्लियर है? और तीन का रेशियो करने के बाद और डेल LS और डेल कहाँ इक्वल है, ये देखो अभी तो हमारे पास रेशियो आया था 3/5 ये वाला। तो सर वो रेशियो तो y कॉपर का और y S का था। हाँ तो ये देखो 3/5 आ गया था ये, तो यहां से हमको ये एक इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को देखो मैंने वहां ऊपर लिख दिया है कि आपको ये इक्वेशन आपने खुद से मेहनत करके बनाई है। उसके बाद ये वाली इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन थी, और दो इक्वेशन, दो अननोन। ये वाली इक्वेशन का हेल्प से मैंने क्या किया, डेल्टा LS को देखो, ये वाले को मैं उठा के यहां ले जाऊंगा, तो LS किसके टर्म में आ जाएगा, LC के टर्म में। तो इस इक्वेशन में मैंने LS की जगह पे ये LC वाला टर्म रख दिया, पूरी इक्वेशन LC के टर्म्स में आ गई। एक इक्वेशन में एक ही अननोन है, तो उससे LC पहले पता चल गया, और जैसे ही LC की वैल्यू आई, हमने इस वैल्यू को उठा के वापस से यहां पुट किया, तो हमें LS मिल गया। आयुष को समझ नहीं आया? पूरा आ गया ना? चलो अभी समझ आया? अगला क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ अ मीडियम इज चेंज्ड। यार प्रेशर की बात कर रहा है अभी ये, मतलब कौन सी स्ट्रेस आने वाली होगी, हाँ वॉल्यूमेट्रिक। जहां प्रेशर का नाम देख लो समझ जाना, वॉल्यूमेट्रिक वगैरह आने वाला है। द प्रेशर ऑफ अ मीडियम इज चेंज्ड फ्रॉम दिस पास्कल। पास्कल मतलब यूनिट क्या होती है, पास्कल को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की यूनिट है पास्कल, बार बार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखना अच्छा नहीं लगता, तो हम पास्कल लिखते हैं। देखो प्रेशर जो है ना, वो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कहां तक के पहुंच गया, 1.165 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक के पहुंच गया। इतना चेंज इन प्रेशर है, एंड इट्स वॉल्यूम 10%। द प्रेशर ऑफ अ मीडियम इज चेंज फ्रॉम दिस टू दिस एंड चेंजेस इट्स वॉल्यूम 10%। इसका वॉल्यूम 10% चेंज हो गया है, कीपिंग द टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट। हमें तो पता ही नहीं है टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, नहीं लिखता तो भी हम टेम्परेचर को कांस्टेंट ही लेते हैं। फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ
तो देखो बल्क मॉड्यूलस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, बल्क मॉड्यूलस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, प्रेशर या नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो देखो ये वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा सा डाउट होता है, बस एक ही बार होता है, फिर बार बार नहीं होता। तो यहां पे देखो वॉल्यूम इसका कितना चेंज हो गया है, 10%। वॉल्यूम 10% चेंज हो गया है। तो देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 10% चेंज हो गया है। अगर ओरिजिनल 100 था तो चेंज कितना हुआ है, 10। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी आ गई, 0.01। ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। 10% चेंज हुआ है, अच्छा नीचे 100 है तो ऊपर 10 रख दो, आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर मैं आपको बोलूं 25% चेंज हुआ है, तो आप क्या करोगे, नीचे 100 और ऊपर 25, खत्म, हर बार ऐसी। तो देखो ऐसा करने पे आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पता चल जाएगी। अरे हाँ सॉरी, 0.1, तो इससे ये कट जाएगा और 0.1 वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। आज थोड़ा सा ध्यान रखना बस, है ना। तो 0.1 हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गई। आपको याद है ना, मैंने बोला था स्ट्रेन में आप 100 का मल्टीप्लाई कर देना तो वो परसेंटेज चेंज आ जाएगा, और अगर परसेंटेज चेंज दिया है तो 100 का डिवाइड कर देना तो स्ट्रेन आ जाएगा। कितना इजी रिलेशन। तो 10% को अगर बच्चा डायरेक्ट 100 से डिवाइड भी कर देता तो भी 0.1 आ जाता। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमको पता है। अब देखो ऊपर में हमको लिखना है प्रेशर, तो हम कौन सा वाला प्रेशर लिखें, हाँ हाँ कौन सा, तो क्या लिखूंगा मैं वहां पे ऊपर, बिल्कुल सही। ये चेंज इन वॉल्यूम क्यों आ रहा है, क्योंकि चेंज इन प्रेशर है। आपने थोड़ा सा प्रेशर चेंज किया तो थोड़ा सा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया। सोचो अगर ये 1.01 से 2.34 हो जाता, बहुत बड़ा प्रेशर डिफरेंस, तो वॉल्यूम में चेंज भी तो बहुत बड़ा होता। तो पता ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्यों आती है, चेंज इन प्रेशर के कारण आती है। और बच्चे यहाँ पे सोचते हैं मैं कौन सा वाला प्रेशर रखूं, वॉल्यूम क्यों चेंज हुआ, क्योंकि प्रेशर चेंज हुआ है। तो ऊपर में हमको क्या लिखना पड़ता है, चेंज इन प्रेशर। फॉर्मूला ऐसा होता है लेकिन हमको लिखना क्या पड़ता है ऊपर में, चेंज इन प्रेशर। तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं जो कि इसी क्वेश्चन में हम लोग रखेंगे। तो बल्क मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, देखो चेंज इन प्रेशर फाइनल माइनस इनिशियल, तो उसको उससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.155 इंटू 10⁻, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, अपॉन 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 1.55 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर। देख लो मैंने माइनस माइनस सही किया है ना। ठीक है ना, हाँ। तो यही हो जाएगा हमारा बल्क मॉडुलस। तो आपको आज ना फॉर्मूला अप्लाई करना पता चला, और ये पता चला कि क्वेश्चन में से कैसे हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द एवरेज डेप्थ ऑफ ओशियन इज अबाउट 300,000 मीटर। इसमें जो मैं एक फॉर्मूला अभी लिखने वाला हूं ना, एक्चुअली ये क्वेश्चन ना अगले चैप्टर को पढ़ने के बाद बनाना चाहिए, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला बस है, तो अभी हम उसको याद कर लेते हैं, आगे चल के हम उसका डेरिवेशन भी करने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ कि ये वाटर की सरफेस है, ये वाटर की सरफेस है, और ये उसके नीचे पूरा वाटर भरा हुआ है, वाटर है वाटर है वाटर है, क्योंकि ये सी है ना, तो बहुत नीचे तक के पानी ही पानी भरा हुआ है। यहाँ पे मैंने दो लोकेशन ले ली, एक लोकेशन है मान लो ये 1, एक लोकेशन है 2, एक लोकेशन है मान लो 3, और एक लोकेशन है मान लो 4। 4 लोकेशन है डेप्थ वाइज नीचे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा, 4th पॉइंट पे। भाई उसके ऊपर बहुत सारा पानी है, क्योंकि यानी कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे प्रेशर क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, मतलब ये एच के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो फॉर्मूला है इसका एक,
पानी में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, अगर उस पॉइंट पे आपको प्रेशर निकालना है तो फॉर्मूला है क्या, रो जी एच, जहां पे एच क्या है, आप कितना नीचे गए हो, यहां से हम एच को काउंट करते हैं, तो यहां पे प्रेशर कितना होगा, 0, क्योंकि यहीं पे आप हो ना, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, 0। जैसे जैसे नीचे जाओगे एच की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ये वाला फॉर्मूला अभी हम याद कर लेंगे। देखो पानी है तो उसमें यहाँ पे प्रेशर इतना है, पता है, यहाँ पे अगर मरकरी भरा होता, मरकरी का वजन तो और ज्यादा होता है, तो देखो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है ना, इसलिए वहां पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि पानी में नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है, और किसी भी पॉइंट पे आप प्रेशर कैसे निकाल सकते हो, रो जी एच से। रो क्या है, डेंसिटी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच क्या है, आप सरफेस से कितना नीचे गए। हाँ तो देखो द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज अबाउट 3000 मीटर। तो 3000 मीटर नीचे डेप्थ दिया हुआ है ना, प्रेशर आप निकाल सकते हो, रो जी एच से निकाल लेंगे। कैलकुलेट द फ्रैक्शन कंप्रेशन डेल्टा वी बाई वी। ये नाम तो हम लोग पहली बार सुन रहे थे, फ्रैक्शन कंप्रेशन क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा था, बट क्वेश्चन में दे दिया है डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, तो घबराना नहीं है, ऐसा कुछ ऊटपटांग नाम यूज करेगा तो दे देगा वो। हमको डेल्टा वी बाई वी निकालना है, मतलब क्या निकालना है, कौन सी स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ ओशियन गिवन दैट बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज दिस मच। अरे भाई यहाँ प्रेशर कितना है और यहाँ पे प्रेशर कितना है, रो जी एच, तो आप लोग निकाल सकते हो ना चेंज इन प्रेशर, और बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और यही तो आपको निकालना है, डेल्टा वी बाई वी। ये आपको दे रखा है, चेंज इन प्रेशर आप निकाल सकते हो। चेंज इन प्रेशर कितना है, 0 ऊपर था और नीचे जाने पे कितना हो गया, रो जी एच, तो मैंने निकाल लिया। तो यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय बल्क, बल्क मॉड्यूलस। चेंज इन प्रेशर कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, रो जी एच, तो रो जी एच डिवाइडेड बाय बल्क कितना दिया है, 2.2 इंटू 10⁻⁹। रो जी एच, पानी के लिए रो कितना होता है, 1000, 1000 पानी की डेंसिटी है, जी ले लेना 10, एच ले लेना 3000, तो देखो आंसर कितना आता है 3 इंटू 10⁻⁷, नहीं इतना नहीं आएगा, ये कितना है 1000 इंटू 10 इंटू 3000 डिवाइडेड बाई 2.2 इंटू 10⁻⁹। हाँ ऊपर में देखो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, तो मैं क्या करता हूँ 10⁻⁷ लिख लेता हूँ, और नीचे 10⁻⁹ है, तो फाइनली क्या बचेगा 10⁻⁻², क्योंकि 10⁻⁹ ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना 3 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 2.2, क्योंकि 10⁻⁹ तो ऊपर चला गया और 10⁻⁷ से कट गया, 2.2 3 को 2.2 से डिवाइड कर दो, हाँ 1.36 1.36 इंटू 10⁻⁻², यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कुछ भी नहीं, क्योंकि क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की भी कोई यूनिट नहीं होती है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, ये लिख लिए ना, इजी था क्वेश्चन। एक क्यूब है एल्यूमिनियम का जिसकी सारी की सारी साइड्स 4 सेंटीमीटर की है। इमेजिन कर लो एक क्यूब, वो रूबिक क्यूब होता है ना जिसमें अपन, हाँ तो वैसा है 4 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, सब्जेक्टेड टू अ टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स उसके ऊपर लगने वाला है। तो इमेजिन कर लो कि यही वो है 4x4 वाला,
और इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगने वाला है, मतलब ये ऐसा फोर्स लगने वाला है। टेंजेंशियल मतलब शियर मतलब टच करके जाने वाला। द टॉप फेस ऑफ द क्यूब इज sheared through 0.012 सेंटीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम सरफेस। क्या मतलब है इस लाइन का? आप अपनी कॉपी में डायग्राम के थ्रू मुझे समझा सकते हैं क्या? ये क्या लिखा है कि इसका जो टॉप फेस है ना क्यूब का, वो 0.012 सेंटीमीटर से शेयर्ड हो चुका है। पहली बात तो ये सेंटीमीटर है, तो ये तो एरिया है नहीं। आप एक बात बताओ कि अगर ये हमारा वो क्यूब है और इसके ऊपर मैंने अगर ऐसा फोर्स लगाया है तो ये शेयर्ड हो गया है। शेयर्ड हो गया है मतलब कैसा हो गया है? थोड़ा सा इसका शेप चेंज हो गया है, और शेप चेंज होगा तो ये कैसा बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा। तो पता है ये जो दिया है ना, इसका टॉप फेस 0.12 सेंटीमीटर शेयर्ड हो गया है, तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है ये ये हिंट था भैया। अब आप इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इसका टॉप फेस 0.012 सेंटीमीटर से शेयर्ड हो गया, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द बॉटम फेस। आपको सबसे पहले निकालना है शेयरिंग स्ट्रेन, फिर निकालना है शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग फोर्स। ये वाला एक क्वेश्चन में सब कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। अ क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम of each side 4 centimeter is subjected to a tangential force subjected to a tangential force to stop. The top face of the cube is sheared through 0.012 centimeter with respect to the bottom face. अच्छा, जब भी ऐसी shear stress लगाते हैं हम लोग तो इसमें strain कैसे निकालेंगे? जब भी बॉडी ऐसे डिफॉर्म होती है ना, तो उसमें हम लोग स्ट्रेन कैसे निकालते हैं? ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं बाद में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टेन थीटा इज इक्वल्स टू, इसको हमने मान लिया कितना, ये है x, और ये यहां से यहां तक के कितना है, l। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x अपॉन l। लेकिन ये एंगल इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई, यही स्ट्रेन है, यही यही क्या होती है? स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। तो पहली चीज जो उसने निकालने बोला था शियरिंग स्ट्रेन, वो तो हमने निकाल ली। बताओ कितनी आएगी शियरिंग स्ट्रेन? 0.039 0003, इतना भी नहीं आएगा। अबे देखो 0.012 डिवाइडेड बाई 4, ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर। आप बोल रहे हो ना 0.03, पहला 1 था, पहला 3 हो गया, नहीं होगा ना? 0.00, आपने 2 बार 0 बोला था क्या कि 3 बार बोला था? हाँ, तो 0.003। इसको देखो ऐसा भी लिख सकते हो ना, ये 3 है, 12 डिवाइडेड बाई 400, 4 से कितनी बार चाहेगा? 3 बार, इंटू 10 टू द पावर -2, तो 0.003। तो देखो शेयरिंग स्ट्रेन आ गई हमारे पास। अब शेयरिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं क्या? बताओ बताओ बताओ, शेयरिंग स्ट्रेंथ निकाल लिए, शेयरिंग स्ट्रेस निकालो।
shearing strain is equals to theta upon is equals to E. तो 0.0, हाँ बताओ। बिल्कुल सही। हाँ, और देखो आपको ये न्यू नहीं, ईटा है, ये ईटा है ना, न्यू ऐसे बनता है, ये ऐसे, ये ईटा है। तो हमें पता है shearing stress अपॉन shearing strain। देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये रेशियो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट देता है। अगर शेयर वाली बात चल रही है तो ईटा है, ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ईटा की वैल्यू दे रखी है और शेयर स्ट्रेन आपने निकाल ली है, तो आप क्या कर सकते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना दिया हुआ है, 2.08 इंटू 10 टू द पावर, क्या लिखूं, थोड़ी देर पहले हमने किया था ना, हाँ बिल्कुल सही। एक पावर को कम कर दो तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थोड़ी देर पहले किया था हम, कितनी बार वही वही करेंगे। क्या चीज, पर देखो नीचे हमने क्या लिया, स्ट्रेन, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो आप उसको मीटर में लो, सेंटीमीटर में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने इसको इसी में क्यों लिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया था। तो मेरे को वो वैल्यू याद थी कि इसकी पावर को एक कम कर दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाता है। अदरवाइज आप इसको क्या कर सकते हो। लेकिन एक और चीज है कि आपको शेयर स्ट्रेस निकालना है ना, तो उसकी यूनिट जो होगी, जो आप इसकी यूनिट रखोगे, इसकी यूनिट भी वही आने वाली। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रखो, आंसर भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। नीचे इस स्ट्रेन की तो कोई यूनिट है नहीं, 0.003। ऊपर से आपकी शेयर स्ट्रेस आ जाएगी, तो शेयर स्ट्रेस कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। उसके बाद पूछ रहा है शेयरिंग फोर्स, ये कैसे निकालें। कौन है जो बताएगा शेयरिंग फोर्स कैसे निकालेंगे। हाँ फिर, बिल्कुल सही, स्ट्रेस पता है, देखो अभी स्ट्रेस निकाल ली ना आपने। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर फोर्स अपॉन एरिया। और ये तो एक क्यूब है, तो इसके सारे के सारे जो फेसेस होंगे वो 4 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर के ही होंगे। तो एरिया हमको पता है, शेयर स्ट्रेस पता है, तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। चलो बताओ जल्दी से। हम्म 2.08 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 0.003, कितना आया, 6। हाँ 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 10 टू द पावर 7। तो यहां से शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 2.08 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 0.003, ये आ गया 6.24 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हमें पता है शेयर स्ट्रेस, भाई स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। शेयर स्ट्रेस रखोगे तो शेयर फोर्स मिल जाएगा, वही उसने पूछा है। ये कितना है, 6.24 इंटू 10 टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू शेयर फोर्स, यही तो आपको निकालना है। इसको मैं एफ से डिनोट कर देता हूं। एरिया कितना दिया हुआ है, हाँ क्यूब है तो कितना हो जाएगा, 4/4। लेकिन ये किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो हम क्या करें इसको,
10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर लें। 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पे 10⁻⁻4, तो यहां से हमारा फोर्स आ जाएगा। मैं बता देता हूं सॉल्व करने पे कितना आएगा। सिक्स 6.24 इंटू 16 ये आता है 99.84। तो F इज इक्वल्स टू 99.84 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3। तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो 9.984 इंटू 10⁻4 न्यूटन। आगे ना, चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोग अभी बाद में करेंगे, इसके पहले एक टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि इसमें देखो क्या पूछ रहा है, एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग पहले एक टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। अच्छा, वायर को स्ट्रेच करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाने से उस वायर की लेंथ चेंज हो जाएगी, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है? वर्क डन। तो वही वर्क हमको निकालना है कि कितना हमको वर्क करना पड़ता है। सोचो पतला सा तार होगा तो उसके एक्सटेंशन के लिए आपको कम वर्क करना होगा, लेकिन अगर मोटा सा वायर होगा तो ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है। हम क्या चाहते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाए, और इसकी लेंथ बढ़ के, अभी देखो मैं इसमें ना कुछ अलग वो यूज करता हूं कि इसकी जो पहले लेंथ थी वो थी कैपिटल एल, और बाद में पता है इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी टोटल यहां तक। इसको मैं बोलूंगा एल प्लस एल, यानी कि चेंज इन लेंथ कितना हुआ? स्मॉल एल। पहले उसकी लेंथ थी एल, अब उसकी लेंथ कितनी हो गई? एल प्लस छोटा एल, मतलब छोटा एल इसमें चेंज इन लेंथ हुआ है। लेकिन क्या ये एकदम से हो गया होगा? जैसे मैंने फोर्स लगाया तुरंत इतना हो गया? वायर में जो स्ट्रेचिंग है ना वो बहुत स्लो स्लो करते, नहीं तो ये वायर टूट जाएगा। तो देखो, स्टार्टिंग में जब इसकी लेंथ हल्की सी बड़ी थी तो हमने क्या किया था, बस एक थोड़ा सा फोर्स लगाया था। इसमें ना फोर्स धीरे 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 करके बढ़ाना पड़ता है, एकदम से फोर्स अचानक से नहीं बढ़ाया जाता। अगर आपने अचानक से पूरा फोर्स लगा दिया तो ये टूट जाता है। तो हम लोग फोर्स क्या है, धीरे 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 करके बढ़ाते हैं। तो फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, फोर्स कैसा है? वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। और जब भी फोर्स वेरिएबल होता है तो हम कैसे निकालते हैं टोटल फोर्स की वैल्यू? इंटीग्रेशन करके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी लेंथ पहले एल थी, बाद में कितनी हो गई? एल प्लस ये स्मॉल एल। तो मैंने माना कि सबसे पहले ना इसकी लेंथ कितनी बड़ी होगी? थोड़ी सी एक्स बड़ी होगी, थोड़ी सी इसकी लेंथ पहले एक्स बड़ी होगी। ये एक्स की वैल्यू देखो, पहले एक्स की वैल्यू कितनी थी? 0 थी। एक्स क्या है? चेंज इन लेंथ। और एक्स की वैल्यू धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गई, कोई बताएगा? स्मॉल एल, वेरी गुड। तो चेंज इन लेंथ पहले 0 था, और चेंज इन लेंथ बाद में कहां तक के पहुंच गया? स्मॉल एल तक के। तो एक्स की वैल्यू 0 से लेके एल तक के पहुंच गई। तो देखो, यहां से हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन। इसी फॉर्मूले से सब आता है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया बाय
ये स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ। इस बार मैंने चेंज इन लेंथ कितना लिया हुआ है, एक्स, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। तो यहां से मैं लिख सकता हूं फोर्स इज इक्वल्स टू वाई ए एक्स अपॉन में एल। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, वाई ए एक्स अपॉन एल। तो देखो ये जो x है ना, एकदम छोटा सा माइन्यूट सा एकदम चेंज इन लेंथ है। छोटे से चेंज इन लेंथ के लिए वर्क डन भी क्या करना पड़ेगा, हमको छोटा सा करना पड़ेगा। तो देखो अगर ये वाला फोर्स मैंने लगाया वाई ए एक्स अपॉन एल, अपॉन एल, और अगर इसकी वजह से एक छोटा सा चेंज इन लेंथ आया है, तो इसके लिए वर्क भी मुझे क्या करना पड़ा होगा, छोटा सा। भाई वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट छोटू सा है तो वर्क डन भी क्या होगा, छोटू सा वर्क डन और छोटू सा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, फोर्स। फोर्स की वैल्यू देखो अभी आपने निकाली है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, वर्क डन। अब मुझे ना टोटल वर्क डन निकालना है। क्या मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करके खुश हो जाऊंगा, नहीं, मुझे तो पूरा वर्क डन चाहिए ना, पूरा का पूरा। तो मैं दोनों साइड क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन। तो मैं इसको अगले पेज में लिखता हूं, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वाई ए एक्स अपॉन एल डी एक्स। अब मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर दिया। इस साइड आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा टोटल वर्क डन, और इस साइड अब आपको इंटीग्रेशन करना है। देखो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक की चेंज हो रही है, जीरो से लेके स्मॉल एल तक। तो यहां पे देखो वाई ए एल तो कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया, वाई ए एल कांस्टेंट है। अब x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। लिमिट कहां से कहां तक के हैं, जीरो से एल तक के हैं। तो देखो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई ए एल, ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई टू। इंटीग्रेशन में पता है ना लिमिट रखते हैं फिर हम लोग, पहले मैंने अपर लिमिट रखा, सॉरी ये स्मॉल एल है ना, ये स्मॉल एल का स्क्वायर बाई टू। पहले हम क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं। तो जैसे ये लिमिट रखूंगा तो एल स्क्वायर बाई टू माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट कितनी, जीरो है ना, तो जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने सिर्फ यही वाली लिमिट रखी। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या बच गया, ये वाई ए एल स्क्वायर सामने में वन बाई टू इंटू एल। अब आप इसको ध्यान से अगर देखो तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या मिला है हमको, हाफ वाई ए एल अपॉन एल इंटू एल, ऐसे लिख सकता हूं मैं। एल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, एल इंटू एल। अब आप एक बात बताओ, ये क्या चीज है, वाई ए एल अपॉन एल, फोर्स है ये तो। याद है यहाँ पे हमने एक्स के टर्म्स में लिखा था, ये एक्स के टर्म्स में। यहाँ पे ये फाइनल वाला फोर्स है, जो मैक्सिमम हमने फोर्स लगाया है। तो ये देखो ये मैक्सिमम वाला फोर्स है हमारा। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ फोर्स इंटू टोटल चेंज इन लेंथ। तो किसी भी वायर की लेंथ को अगर आप एल चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एफ फोर्स लगाना पड़ेगा। हमने अगर एफ फोर्स लगा के उसकी लेंथ एल चेंज किए तो कितना वर्क किए, हाफ एफ इंटू एल। यही फॉर्मूला याद रहेगा, वेरी गुड। तो इसको आप लोग लिखिए, मैं लिखवा देता हूं, लिखवा रहा हूं मैं। हाँ जाइए, कभी पूछना नहीं है। लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। उसके बाद उसमें लिखिएगा, इन स्ट्रेचिंग अ वायर, इन स्ट्रेचिंग अ वायर वर्क इज डन वर्क इज डन अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस। क्या वायर बड़े आराम से अपनी लेंथ चेंज होने देगा, नहीं।
उसमें इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस सेटअप हो जाते हैं जो उसकी लेंथ को नहीं बढ़ने देते, लेकिन हम जबरदस्ती खींचते हैं उसको, इसलिए हमें वर्क करना पड़ता है। वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी भाई हमें कुछ ना कुछ वेस्ट करनी पड़ेगी। इन स्ट्रेचिंग अ वायर वर्क इज डन अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस, फुल स्टॉप। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द वायर, this work is stored in the wire as elastic potential energy, as elastic potential energy। तो देखो ये एक इलास्टिक मटेरियल है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसका चेंज इन लेंथ हो गया। जैसे कि रबर बैंड होता है, मम्मी अपने बालों में जो रबर लगाती है, आप उसको खींचते हो तो उसमें चेंज इन लेंथ होता है कि नहीं? तो फोर्स इनटू चेंज इन लेंथ, आपने वर्क किया है, उसके बाद ये उसमें ना एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे ही आप छोड़ते हो तो क्या करता है वो, वापस से हो जाता है। तो उसके पास एनर्जी स्टोर्ड है, तभी तो ये वापस से छोटा हो पाया। उसी चीज को हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, जो गुलेल बनता है उसमें वापस से उसमें जो एनर्जी स्टोर हो गई, जब वो रिलीज होती है, जब वो अपने आप को छोटा करता है, रिट्रैक्ट करता है, उसके कारण क्या होता है, पत्थर भी आगे चला जाता है। तो इसमें जो हम वर्क करते हैं, देखो आप एनर्जी को कभी खत्म नहीं कर सकते, तो एनर्जी क्या है, दूसरे फॉर्म में स्टोर हो जाती है, तो वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो वही मैंने लिखवाया। लिखिएगा नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ में, लेट अ फोर्स एफ, कैपिटल एफ, let a force F acts along the length of wire, acts along the length of wire। लेंथ के बाद में ना लिख लेना कैपिटल एल, लेंथ एल ऑफ वायर, एंड क्रॉस सेक्शन ए, क्रॉस सेक्शन ए, एंड elongate it, and elongates it by x, small x, then अब ये ऐसा लिखना, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू y इंटू स्ट्रेन, एफ बाई ए वाई एक्स अपॉन एल, हमने लिखा था ओरिजिनल लेंथ एल है, एक्स से वो स्ट्रेच हो रहा है, और एफ फोर्स हमने लगाया, और ए उसका क्रॉस सेक्शन है, लिखा था हमने। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा वाई एक्स अपॉन एल, बस ये डब्बे तक के आप लिख लीजिए। उसके बाद लिखिएगा, सो द वर्क डन फॉर एन एडिशनल, भैया अभी तक के ना एक्स लेंथ इसमें चेंज हो चुका है, हम चाहते हैं थोड़ा सा और हो जाए, कितना, थोड़ा सा dx और होना चाहिए, तो उसके लिए हमको वर्क तो करना पड़ेगा। तो dx आपको वर्क, आपको लेंथ चेंज करना है, तो उसके लिए जो छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो लिखिएगा, सो द वर्क डन फॉर एन एडिशनल स्मॉल इंक्रीज, एडिशनल स्मॉल इंक्रीज dx in length, in length, ये लिख लेना, dw इज इक्वल्स टू f डॉट dx। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू वही डिस्प्लेसमेंट, dw इज इक्वल्स टू f dx। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इसको लिख लेना बिना इंटीग्रेशन के, dw इज इक्वल्स टू दिस, अभी इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा है, y x अपॉन l इंटू dx। समझ में आ रहा है ना क्या, कैसे पहुंचे हम यहां तक? चेंज करूं? इसके बाद लिखिएगा, हेंस टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कैसे आएगा, जब उसकी लेंथ 0 से l चेंज हो गई, ये टोटल वर्क डन। हेंस टोटल वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ बाय स्मॉल l, हेंस टोटल वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ बाय l इज, टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे,
तो ये इंटीग्रेशन किया हमने 0 से l, क्योंकि x की वैल्यू 0 से l तक के जा रही है, तो इंटीग्रेशन करते हुए पूरा आप यहाँ तक के पहुंच जाओ, आखिरी वाली लाइन तक के। और जो भी वर्क डन हम करते हैं ना वायर पे, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे वर्क डन निकालो या बोले कि बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, तो जो हमने वर्क किया होगा ना वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। ये हम पहले लिख लिए, अभी पहले लिख चुके हैं। जो पहला वाला पैराग्राफ था उसमें हमने लिखा था, इन स्ट्रेचिंग अ वायर वर्क इज डन अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द वायर एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ चाहो तो लिख लो कि दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द वायर एज पोटेंशियल एनर्जी, हेंस U is equals to W is equals to half FL। U is equals to W is equals to half FL लिख सकते हो। उसके बाद लिखिएगा, तो यहां तक के पहुंच गए सब। अब ना क्वेश्चन में आपको ना एक चीज पूछता है कि हमें ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है, पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है, या इसी को दूसरे टर्म्स में क्या पूछता है, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। ये दोनों का एक ही मतलब है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि U अपॉन वॉल्यूम, यही तो पूछ रहा है वो। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी अभी हमारे पास, हाफ FL, नीचे डिवाइड बाय क्या कर दूं मैं, वॉल्यूम। और इसका वॉल्यूम कितना होगा, सिलेंडर की तरह है ना ये, एरिया इंटू लेंथ। तो इसको मैंने लिख दिया एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो देखो ये बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू, इसको ऐसा लिखते हैं यू वी इज इक्वल्स टू हाफ एफ एल अपॉन ए एल। अब यहां पे बच्चे बताएंगे, ध्यान से देख के बताओ ये क्या है, स्ट्रेस, और ये क्या है, स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसका एक और फॉर्मूला बन जाता है, क्या फॉर्मूला, वेरी गुड, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अच्छा आप लोग तो एक और बात जानते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होता है, y इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की जगह पे मैं अगर y इनटू स्ट्रेन लिख लूं तो इसका एक और फॉर्मूला बन जाता है, क्या हो जाता है वो, y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ये फॉर्मूले में इसलिए बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है, आपको स्ट्रेस की वैल्यू दे नहीं रखी होती, सिर्फ स्ट्रेन की वैल्यू दे रखी होती है, और आपको y पता होता है, तो भी आप निकाल सको। अगर बच्चों ने सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखा है ना, तो कई बार वो ये करना भूल जाते हैं, इसीलिए तो ये फॉर्मूला भी हमको याद रखना है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये एक ही क्वेश्चन बचा है जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है। देखो पहले क्या निकालना है, द एनर्जी डेंसिटी, यानी वही यूवी निकालना है आपको, निकाल लेंगे। उसके बाद क्या निकालना है, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, वही मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। जैसे ही आपका ये आ जाएगा ना, उसमें वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी।
ये क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिल जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे, फिर जाके इसको सॉल्व करना, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। चलिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों, आप लोग लीव कर सकते हैं।